आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध में। आज हम UGC नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगे प्रथम इकाई के हिंदी भाषा के अंतर्गत संविधान में भाषा की स्थिति को समझेंगे। यहाँ पर हम आर्टिकल 343 से शुरू करके जो 351 तक हमारा संविधान में प्रावधान है हिंदी साहित्य का, उसमें से कुछ आर्टिकलों को करेंगे, कुछ अनुच्छेदों को आज हम करेंगे। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल 22 भाग हैं, जिसमें 17वां भाग हिंदी की स्थितियों को दर्शाता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक प्रावधान किए गए हैं कि किस जगह किस तरह की हिंदी या भारत की अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 12 है, जिसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जिसमें 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में हिंदी भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 343(1) की। अनुच्छेद 343(1) की। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ये जो भारतीय सपना था वो हमें पूरा होते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतेंदु ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज बिन भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को सूल। यहाँ पर हम देखते हैं वो चीज़ें कि भारत ने अंग्रेजों के विरोध में जिस भाषा का विस्तार किया, जिस भाषा को अपनाया, साहित्यकारों ने उस भाषा में विरोध किया अंग्रेजों का, उसे राजभाषा से गौरवान्वित किया गया। 14 सितंबर 1949 हिंदी को सर्वमान्य रूप से घोषित कर दिया गया और आज भी हम 14 सितंबर के दिन मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। और ये इसी के अंतर्गत हमारे उल्लेख किए गए हैं। तो आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 302, आर्टिकल 343(2), अगर हम अनुच्छेद 343(2) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 343(2) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी 1965 तक 15 वर्षों तक क्रियान्वित होती रहेगी। हमने यहाँ पर देखा जो संविधान के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा इंग्लिश को, हिंदी को दिया गया आर्टिकल 343(1) के अनुसार, वही यहाँ पर समाप्ति के यहाँ पर उसका कुछ महत्व कम होते दिखाया जा रहा है अनुच्छेद 302 के अनुसार, क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी 15 साल तक प्रयोग, 1965 तक प्रयोग क्रियान्वित रहेगा, कि उसके संदर्भों को थोड़ा सा कमज़ोर बना देती है। मगर उस समय की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो माना जा सकता है कि 15 वर्ष तक अगर ये कार्य करती है, तब तक हम ऐसी शब्दावलियाँ गढ़ेंगे, ऐसे शब्द लाएंगे वैज्ञानिकी में भी, जो इंग्लिश शब्दावली में हर चीज़ें होती थी, वहाँ पर हम हिंदी शब्दों को बढ़ाएंगे।
और पूरी हर जगह योजना अगर चारों तरफ लागू करनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि हिंदी भी पर्याप्त मात्रा में उसके इतनी शब्दावली हो कि वो प्रयोग में हर जगह की जा सके। इसलिए 15 साल का समय लिया गया। तो मैंने आपको आर्टिकल 2 बताए, एक 343(1) और एक 343(2). 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार हिंदी के साथ साथ 15 वर्षों तक इंग्लिश का भी प्रयोग होता रहेगा। आर्टिकल 343(3), जो आर्टिकल ये 343(3) है, इसके अनुसार संसद और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि इस अंग्रेजी के 15 वर्ष की अवधि को और भी आगे बढ़ा सकती है। और हम देख रहे हैं ऐसा कि आज तक वही स्थितियां वैसे ही की वैसी बनी हुई है। आज भी हम हिंदी को उतनी ही महत्ता इंग्लिश को उतनी ही महत्ता दे रहे हैं और वो हमेशा प्रावधान होकर और आज तक सुचारू रूप से उसी तरह क्रियान्वयन इंग्लिश का हो रहा है। तो ये हुआ अनुच्छेद 343 की बात। अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(2), अनुच्छेद 343(3), इस तीनों के अनुसार मैंने आपको भारतीय संविधान में क्या स्थितियां है इसका जिक्र किया। अब मैं आपको जिक्र करता हूं अनुच्छेद 344 का। एग्जाम में हम जो 2 सालों से देख रहे हैं ये प्रक्रिया, 2 बार जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम हुए, ये पहले भी ऐसे प्रश्न आते थे अनुच्छेदों से, मगर जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ जनवरी 2019 में, उसके बाद जून और दिसंबर में जो परीक्षाएं हुई उसमें हमने देखा कि इन 8 आर्टिकलों में से, इन 8 अनुच्छेदों में से हर बार एक अनुच्छेद जरूर आया है। दोनों बार, पहली बार 348 तो पहली बार 351 तो दूसरी बार 348 अनुच्छेद से पूछा गया था। हम बात करते हैं आर्टिकल 344। इसके अनुसार एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। राजभाषा आयोग राष्ट्रपति की देखरेख में रहेगा। राष्ट्रपति पहले 5 वर्ष बाद, फिर उसके बाद हर साल 10 वर्ष बाद उसकी सिफारिशों को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे। ये राजभाषा आयोग 1955 में बना भी। बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। 20 सदस्य और भी थे इसके अलावा, बीजी खेर के अलावा टोटल 21 सदस्य थे उसमें। उन्होंने सिफारिशें भी दी, ये हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो आपके प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको बन सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा 344। हम बात करेंगे अनुच्छेद 345 की। जब हम अनुच्छेद 345 का जिक्र करते हैं तो इसमें आपको विधानमंडल का जिक्र होता है कि विधानमंडलों की भाषा कैसी हो। विधानमंडल की भाषा के रूप में हम इसे देखते हैं। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी हो, तो उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषा जो उस राज्य के सभी या अंगीकार किया जाता है। ठीक है, तो हमने राज्यों में भी आर्टिकल 345 के अनुसार
राज्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी ही होगी। जब तक ऐसा प्रावधान ना हो, जब तक एक राज्य दूसरे राज्य से सहमति ना हो कि उनके हिंदी में कार्यान्वयन हो, तब तक वहाँ की जो भाषा होगी वो आपकी इंग्लिश ही होगी। अनुच्छेद 346 के अनुसार शासकीय प्रयोजन के लिए पत्रादि की भाषा जो होगी, वो पत्रादि की भाषा आपको इंग्लिश होगी। अगर दो या दो से अधिक राज्य ये स्वीकृति करते हैं कि उनके पत्रादि की भाषाएं अगर अन्य हो तो उस भाषा में पत्र भेजा जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग ही जारी रहेगा। आपने देखा होगा, अगर कोई राज्य एक राज्य दूसरे राज्यों से बातचीत करने के लिए अपने प्रावधान रखता है तो इंग्लिश भाषा में रखता है। अगर एक राज्य अगर दूसरे राज्य अगर वो सहमति कर चुके हैं कि उनके यहाँ हिंदी में ही पत्राचार होगा तो उनके यहाँ हिंदी में होती है। मगर हम देखते हैं जब तेलंगाना से बिहार के मजदूरों को लेकर जब बातचीत हुई तो उसमें उन राज्यों के जो पत्राचार की जो भाषा थी वो इंग्लिश रूप को ही स्वीकृति दी गई, क्योंकि एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, वहाँ पे तेलुगु भाषा प्रचलित है, और दूसरा बिहार जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है ये। तो यहाँ एक संपर्क भाषा के रूप में, पत्रादि की भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 347 पर। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या ये मांग करती है कि उस क्षेत्र के किसी भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में अगर दर्ज किया जाए, वहाँ के उसमें कार्यान्वयन हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो ऐसा कर सकता है, उस राज्य में उसे दूसरी भाषा के रूप में स्वीकृति दे सकता है, उस क्षेत्र विशेष का उस भाषा में कार्य हो सकता है। जैसे हम देखते हैं अन्य राज्यों की अलग अलग एक एक भाषाएं हैं। जो देश के स्तर पे राजभाषा हिंदी को माना गया है, उसके साथ इंग्लिश भी क्रियान्वयन रूप से चल रहा है, जारी है। वही हम तीसरी भाषा के रूप में अगर देखते हैं तो अपने यहाँ के एक क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया गया है। गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया। ऐसी अनेक राज्यों की एक भाषाएं अलग से हैं, जिसमें वहाँ के राजकाज के कार्य होते हैं, किए जाते हैं। आर्टिकल 348 ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम इसमें देख सकते हैं कि
हिंदी का स्तर कैसा रह चुका है। हिंदी सिर्फ नाम के लिए राजभाषा का एक दर्जा प्राप्त किए हुए है, महत्ता हम इंग्लिश ही को देते आए हैं। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मसला है, ये न्यायालयों से संबंधित मसला है कि न्यायालयों की भाषा क्या रहेगी। और ये हमारे दिसंबर के एग्जाम में यूजीसी नेट में आया भी था। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश ही होगी जब तक कोई संसद में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाए। आपके संशोधन, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, ये सब इंग्लिश में लागू किए जाएंगे, इंग्लिश में आपको के पास पहुंचेंगे। अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को या वहाँ की जो कामकाज की जो अलग से भाषा है, अगर उस भाषा में अदालत की कार्यवाही चले, उच्च न्यायालय की कार्यवाही चले, तो उसके लिए वो ऐसा प्रावधान कर सकता है कि उसकी जो वहाँ की भाषा है, राष्ट्रपति के सलाह द्वारा वहाँ की भाषा को लागू कर सकता है न्यायालयों में। तभी भी अनिवार्य रूप से डिक्रियाँ, आदेश ये अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।